तो चैत्र नवरात्र की शुरुआत होने वाली है और मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए गुड न्यूज आई है। कटरा में 5 मंजिला दुर्गा भवन बनकर तैयार हो गया है, जहां करीब 3000 भक्तों के ठहरने की इंतजाम है, जिनमें से 2500 भक्तों के लिए मुफ्त ठहरने की सुविधा है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने दुर्गा भवन का उद्घाटन कर ये सौगात भक्तों को दी है। जी हाँ, दुर्गा भवन को तैयार होने में 19 महीने लगे और इसकी लागत 27 करोड़ बताई जा रही है। 5 मंजिला भवन 70,000 वर्ग फुट के इलाके में फैला हुआ है और इस भवन में 4 लिफ्ट हैं, वॉशरूम, लॉकर, कंबल स्टोर, भोजनालय के साथ ही शयन गृह और कमरों की सुविधा भी दी गई है और साथ ही साथ हर फ्लोर पर विकलांग तीर्थयात्रियों के लिए खास वॉशरूम भी बनाए गए हैं। भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। मां का जयघोष मंदिर परिसर में गूंज रहा है। भक्ति की सुगंध से ये प्रांगण महक रहा है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इस समय हम मौजूद हैं माता वैष्णो देवी के भवन में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु देश भर से आए हैं और इनमें कितना उत्साह है। आप देख सकते हैं माता रानी का जयघोष किया जा रहा है और जय माता दी के जयघोष से पूरा इलाका इस समय गूंज रहा है। नवरात्रि की तैयारियां मुकम्मल हैं, लिहाजा इस बार और उत्साह उमंग के साथ मां वैष्णो देवी के दर पर गूंजेगा मां का जयकारा। नवरात्रों में लोगों को जहां पर काफी भीड़ होती है, लोगों की, भक्तों की, जहां मां वैष्णो देवी के दर्शनों के जो आते हैं और उनके लिए जो है कि ये एक बहुत विशेष सुविधा जो है उनको जो प्राप्त हुई है। और नवरात्रों में भक्तजन जो है मां के दरबार में आकर के मां का दर्शन करें, मां का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि नवरात्र जो है ये 9 दिन की विशेष जो मां की पूजा, ये शक्ति पूजन, शक्ति संवर्धन, शक्ति संचक दिन होते हैं। मां के भक्तों के लिए गुड न्यूज ये है कि भवन परिसर में भक्तों के लिए दुर्गा भवन तैयार किया गया है। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुर्गा भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर खास हवन पूजन भी किया गया। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही में जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहाँ पर हैं और यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है। तो ये माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर अब जो नया भवन बना है दुर्गा भवन, उसमें 2500 के करीब जो है यात्रीगण ठहर सकते हैं। इस 5 मंजिला इमारत में श्रद्धालुओं के लिए रूम्स, वॉशरूम, लॉकर्स, ब्लैंकेट स्टोर्स, भोजनालय और लिफ्ट जैसी तमाम सुविधाएं हैं। इसमें रोजाना 2500 श्रद्धालुओं के निःशुल्क ठहरने का इंतजाम है। खास बात यह है कि दुर्गा भवन को 18 महीने के रिकॉर्ड टाइम में तैयार किया गया है। हम आपको दुर्गा भवन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता सुनील भट्ट ने दुर्गा भवन की सुविधाओं का खास जायजा लिया। भवन में श्रद्धालुओं के लिए किए गए इंतजामात को बारीकी से जांचा परखा। कोई भी आपको सुविधा चाहिए तो सबसे पहले आपको स्वागत कक्ष में आना होगा, रिसेप्शन पर आना होगा और यहाँ पर आपको इन अधिकारियों से संपर्क करना होगा और ये आपको सभी सुविधाएं मुहैया करवा लेंगे। फ्री डॉर्मेट्री की यहाँ पर सेवा उपलब्ध रहेगी। जगह जगह यहाँ पर लिखा भी गया है फ्री डॉर्मेट्री और काफी अत्याधुनिक ये भवन का जो है ये निर्माण किया गया है। सभी तरह की सुविधाएं हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग है यहाँ पर, तो भक्तजनों को कोई असुविधा ना हो। चार्जिंग पॉइंट से अगर किसी को अपना मोबाइल चार्ज करना है तो वो यहाँ पर मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर पंखे भी रखे गए हैं ताकि भक्तजनों को यहाँ पर हवा भी मिल सके, ठंडी हवा भी मिल सके। बिजली के ट्यूब्स हैं। ये जो लॉकर्स हैं यहाँ पर भक्तजन अपना सामान रख सकते हैं, उसमें ताला भी लगाया जा सकता है, तो सामान रखने की व्यवस्था भी रखी गई है। और यहाँ पर सुविधाएं देखिए, बैठने की अत्याधुनिक सुविधाएं, बिल्कुल एक रेस्टोरेंट की तरह आपको यहाँ पर महसूस होगा। नीट एंड क्लीन है, पूरा साफ सुथरा है और ये यात्रियों पर भी दायित्व रहेगा यहाँ की साफ सफाई का, क्योंकि उन्हें भी ये सुनिश्चित करना होगा कि कूड़ा करकट यहाँ वहाँ ना फेंके। जाहिर है नए दुर्गा भवन के निर्माण और सुविधाओं में इजाफा होने से भक्त भी काफी खुश हैं। बहुत अच्छा लगा और ऐसी सुविधाएं और होनी चाहिए भक्तों के लिए, जिससे लोगों को सुविधाएं मिले और परेशानी नहीं हो। श्राइन बोर्ड का काफी अच्छा एफर्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पे और भवन के निर्माण हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली जितने भी श्रद्धालु हैं उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं पर विचार कर रहा है। इसके तहत कटरा से सांझी छत तक रोपवे प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में है। एक 18 महीने में भवन बन करके तैयार हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि और भी, अभी जैसा मैंने कहा कि 20,000 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन आने वाले दिनों में हम और करें।
स्काई वॉक हमारा पूरा होने वाला है। इससे सेफ्टी और सिक्योरिटी में काफी मदद मिलेगी। नवरात्रि पर माता वैष्णो देवी के दर पर देश के कोने कोने से भक्त मत्था टेकने पहुंचते हैं। इस भक्ति यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की हर जरूरत का ख्याल रखा गया है ताकि नवरात्र सभी को मां के दर्शन प्राप्त हों, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। सुनील भट्ट, माता वैष्णो देवी धाम, कटरा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इस वीकेंड सबने ना बहुत मजा किया क्योंकि मौसम कुछ ऐसा था। औसम था। औसम था। आप लोगों को कहीं घूमने गए? आप लोग ऑफिस में थे। तो गलत सवाल था, लेकिन वाकई मुझे लगा कि ऑफ का मजा ऐसे मौसम में ही है। अरे भर के ओले पड़े, हाँ, इतना सुहाना मौसम, इतना अच्छा लग रहा है। एकदम हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। तो चलिए अब कुदरत के रंग की बात कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल गया है। राजधानी के ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों में बूंदाबांदी होगी और साथ ही मौसम भी ठंडा बना रहेगा। हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा ने आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट नरेश कुमार से खास बातचीत की। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अंदर आप देख रहे होंगे कि मौसम में काफी परिवर्तन हुआ है। पूरे उत्तर भारत की स्थिति लगभग यही है, कई जगह बरसात हो रही है। ऐसे में मार्च के महीने में अमूमन ऐसे हालात देखने को कम मिलते हैं, खासकर जब अप्रैल आने वाला हो। नरेश जी मेरे साथ हैं, आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये कि अब जो है वो आकाश में कभी बादल बिल्कुल काले छाए रहते हैं तो अचानक धूप निकलती है, तो समझ में नहीं आ रहा कि मौसम किस तरफ जाने वाला है। तो अभी के हालात क्या है? देखिए, जैसे ये मार्च में जनरली क्या है कि प्री मानसून सीजन, इसमें इस टाइप का थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, हेलस्टॉर्म एक्टिविटी होता ही है। थोड़ा सा मैं एक साइंटिफिकली हल्का सा समझा देता हूँ। उसमें क्या होता है कि जैसे इस समय क्या है, जो लैंड एरिया गर्म हो जाता है और जहाँ पे सी थोड़ा कोल्ड रहता है, तो यहाँ एंटी साइक्लोनिक हाई प्रेशर जोन बन जाता है। और जहाँ भी हाई प्रेशर जोन बन जाता है, तो अगर जब बिल्कुल नॉर्मल फिनोमिना रहे, तो फिर जब जो हवाएं जहां से आती है या जहां से आती हैं, तो वो मॉइस्चर लेके आती हैं और जहां जो कन्फ्लुएंस होता है इनका, वहां पे थंडरस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म एक्टिविटी का पॉसिबिलिटी ज्यादा रहता है। चलिए, अवध महोत्सव का रंग भी आपको दिखा देते हैं। लखनऊ में इन दिनों कला और संस्कृति का मेला लगा हुआ है, जिसमें अवध की संस्कृति, खान पान और परंपरा से लोग रूबरू हो रहे हैं। और शिल्पी हमारे साथ हैं। शिल्पी के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि खूबसूरत मौसम के साथ शिल्पी पूरा मजा ले रहे हैं इस महोत्सव का। क्यों शिल्पी? देखिए, बिल्कुल एक बात तो ये है कि यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि कितनी तरह की चीजें उत्तर प्रदेश में हैं। और अगर मैं अपनी पसंद को देखूं तो कुछ ऐसी चीजें अभी मुझे दिखाई पड़ रही हैं। मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से खूबसूरती से संगीत नाटक अकादमी का ये परिसर, जहां पर ये मेला हो रहा है, महोत्सव हो रहा है, वो सजाया गया है। क्योंकि वाजिद अली शाह के नाम पर है, अवध महोत्सव है, इसलिए यहाँ जाहिर सी बात है कि अवध के कल्चर से जुड़ी हुई तमाम बातें हैं और चीजें हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। लेकिन स्टॉल पर हम हैं तो बात करते हैं। ये बताइए कि यहाँ आप आई हैं अवध महोत्सव में, क्या आपने अभी तक देखा है या अभी आई हैं? जी, मेरा यहीं पे क्लास है। मैं संगीत नाटक अकेडमी की स्टूडेंट हूँ और यहाँ के स्टॉल्स मुझे बहुत अच्छे लगे। कल भी हम लोग आए थे घूमने और आज फिर से आए हैं। बहुत अच्छा लगा। ये हर साल होता है, हम लोग हर साल बिल्कुल हर साल होता है ये महोत्सव। और यहाँ आने के बाद पता चलती है कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में कितनी तरह की चीजें हैं। हाँ, बहुत पता, हम लोग को जानकारियाँ मिलती हैं कि ये यहाँ से हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा लगता है। इस बीच क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का भी बोलबाला है, यानी हर जिले का जो खास उत्पाद है। और यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए, सिद्धार्थनगर जिले का काला नमक चावल विश्व प्रसिद्ध है, सिर्फ वहीं होता है और इसकी खुशबू और पोषक तत्व ऐसे हैं ना। बुद्ध भगवान के धरती पर काला नमक चावल विश्व प्रसिद्ध खुशबूदार और डायबिटीज में ये खा सकते हैं। इसमें गुणवत्ता प्रोटीन सबसे ज्यादा चावल में पाया जाता है। तो अभी देख रहे थे कि आप गीत गा करके लोगों को बता रहे थे काला नमक चावल के बारे में, तो हमें भी सुनाइए 2 लाइन। मैंने जो है गुणवत्ता का मैंने गाना बनाया है कि भारत में कपिल वस्तु में अरे खुशबू एक धनवा, किसनवा सारे देश हो, किसनवा सारे देश के जाने। अरे नया नया धान आइल हमरे देशवा, आइल हमरे देशवा, और खुशबू में जीतल काला धनवा, किसनवा सारे देश के जाने।
इस चावल में गुणवत्ता ही गुणवत्ता है। और मैं 500 किसानों को जोड़ा हूं। 50 वर्षों से, मेरी उम्र 85 वर्ष, मेरा नाम महेंद्रनाथ पांडे। बिल्कुल शिल्पी, हमने सुना और इस काले चावल के बारे में भी ये सुना है कि जिस घर में भी ये बनता है ना, तो कहते हैं तो कई किलोमीटर तक उसकी खुशबू जाती है। हालांकि सच्चाई क्या है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए। कहते हैं कि धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है। आज उसी कश्मीर में एक बार फिर से बहार आई है। ट्यूलिप की रौनक घाटी की वादियों में ऐसे छाई है कि सब कुछ महका महका सा है। जी और ये महक इसलिए बिखर रही है क्योंकि श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है और ट्यूलिप फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। देखिए महकती घाटी की खूबसूरत तस्वीरें। शिद्दत से जिन दिलकश ट्यूलिप फूलों के दीदार का इंतजार सैलानी कर रहे थे, बेपनाह खूबसूरती को समेटे ट्यूलिप के उस मशहूर गार्डन ने अपनी बाहें फैला दी हैं। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन रविवार से आम लोगों और पर्यटकों के लिए खुल गया। पूरे 1 महीने तक पर्यटक श्रीनगर में एशिया के सबसे मशहूर ट्यूलिप गार्डन में ट्यूलिप के रंग बिरंगे फूलों संग वक्त बिता सकते हैं। दरअसल यहाँ पर इन ट्यूलिपों को समझना भी बहुत जरूरी होगा। ट्यूलिप एक हिसास फूल है। दुनिया के कई देशों में उगाया जाता है, लेकिन जो कुदरती वातावरण इस फूल के लिए मिलना चाहिए मौसमी तौर से और हालात के तौर से, वो मात्र देश में कश्मीर में ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर खुले में ट्यूलिपों को उगाया जाता है। ट्यूलिप फूल की अगर बात करें तो जितने इसमें रंग हैं उतना ही दिल को छूने वाला ये दिलकश फूल है और यही कारण है कि लोग हर साल मार्च के आखिरी हफ्ते का इंतजार करते हैं ताकि वो ट्यूलिपों को खिलकर इन बागों में देखें। कश्मीर की गोद में बसी ट्यूलिप की ये बगिया पहले से ज्यादा भव्य, पहले से ज्यादा खूबसूरत और पहले से ज्यादा दिलकश हो गई है। 16 लाख आज ट्यूलिप बल्ब्स यहाँ लगाए गए हैं। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा आंकड़ा है और 25% ऑलरेडी ब्लूम कर गए हैं। आने वाले हफ्ते 10 दिन में पूरा ब्लूम करेंगे। पिछले साल 3,60,000 पर्यटक आकर के इसको घूमे हैं। मुझे लगता है इस बार ये आंकड़ा इससे बढ़ने वाला है। इस बार ट्यूलिप गार्डन में 68 से ज्यादा किस्म के 16 लाख से ज्यादा ट्यूलिप बल्ब लगाए गए हैं। पिछले साल 15 लाख ट्यूलिप खिले थे। इस बार बगीचे के अंदर जल चैनल और फव्वारे बनाए गए हैं, जिससे इसकी सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। इस साल तकरीबन 68 वैरायटीज और 16 लाख के करीब ट्यूलिप बल्ब्स के लगाए हैं इस साल, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके साथ साथ हमने आज इस साल वाटर चैनल जो एक्सटेंशन की और उसके साथ साथ हाई राइज फाउंटेन का भी, जो कि अधूरा काम था, इसके पूरे होने से ट्यूलिप गार्डन का और भी खूबसूरती आएगी। 5,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये गार्डन पर्यटन विभाग के लिए काफी मददगार साबित हुआ है। श्रीनगर का ये बाग स्थानीय लोगों के साथ साथ देश विदेश के सैलानियों में भी काफी लोकप्रिय है। पिछले साल 3,80,000 लोग इस गार्डन की सैर करने पहुंचे थे। माना जा रहा है कि इस बार यहाँ आने वालों की तादाद 5 लाख के पार पहुंच सकती है। बहुत अच्छा लग रहा है कि इस फंक्शन के लिए मैं पार्टिसिपेट किया है और मैं चाहता कि पूरी दुनिया इसको वॉच करे और जिसका भी कोई टूरिस्ट प्लानिंग हो इधर आने के लिए जम्मू कश्मीर में, तो इसको इंक्लूडिंग रखे बीच में। जो कश्मीर के लिए कहते हैं दैट होल्ड्स ट्रू, इससे सुंदर कोई जगह नहीं है। इट्स फील्स रियली नाइस, ब्यूटीफुल। इन फूलों की खूबसूरती और ताजगी को अपने भीतर उतारने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं और इस दिलकश नजारे को अपनी यादों में, अपने जहन में कैद कर चले जाते हैं। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज विश्व गौरैया दिवस है। विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत नेचर फॉर एवर सोसाइटी ने फ्रांस के इकोसिस एक्शन फाउंडेशन के सहयोग से साल 2010 में की थी।
और वर्ल्ड स्पैरो डे का मकसद विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी गौरैया को बचाना और उनका संरक्षण करना है। गौरैया एक ऐसी चिड़िया है जो कि इंसानों के आसपास उनके साथ रहना पसंद करती है और उसे बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर यह खास रिपोर्ट हमारी देखिए। गौरैया की ये चहचहाहट, कलरव और गुंजार कभी हिंदुस्तान के हर घर आंगन को अनायास ही मयस्सर था, लेकिन आज कुदरत की ये अप्रतिम सौगात उन्हीं को मुबारक है जिन्होंने इस नन्ही चिड़िया की नस्ल को बचाने के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी है। स्टेट बैंक से रिटायर हुए प्रकाश कुमार आज गौरैया संरक्षण के अनसंग हीरो बन चुके हैं। प्रकाश ने गौरैया के लिए घोंसलानुमा छोटे छोटे घर बनाए, उनके दाना पानी की व्यवस्था की। आज उनके घर के आसपास गौरैया का आनंदमय अभ्यारण्य विकसित हो चुका है। मेरे घर में पहले एक चिड़िया जो थी, गौरैया जो थी, पंखे से कट के हादसा हो गया था उसके साथ। उसके बाद से मैंने शेल्टर एक बर्ड हाउस लगाने शुरू करे और इस समय मेरे यहाँ कम से कम 20-25 बर्ड हाउस लगे हुए हैं, छत पे भी लगे हुए हैं। गौरैया आज विलुप्त होने के कगार पर हैं, लेकिन ऐसे बहुत से पर्यावरण प्रेमी हैं जो इस चिड़िया के कलरव को जीवन का सिलसिला बनाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। गौरव वाजपेयी पिछले 9 साल से स्पैरो रेस्क्यू कैंपेन चला रहे हैं। गौरैया के लिए सुरक्षित घोंसला बनाना, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखना गौरव वाजपेयी के जीवन का ध्येय बन चुका है। ये पूरी तरह से रिसाइकिल्ड है, ये स्क्रैप से बना है, यानी जो वेस्ट निकलता है उससे ये बनाया जाता है। ये छतों में लगाया जाता है, दीवारों में पैनलिंग के काम आता है। आज की डेट में ये है कि लगभग 2500 से अधिक घोंसले हम लोगों तक पहुंचा चुके हैं, जिससे कई प्रतिशत गौरैया की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अकोला के सुनील कल्ले ने अपने घर को गौरैया के अभ्यारण्य के तौर पर विकसित कर दिया है। घर के परिसर में गौरैया समेत दूसरे पक्षियों की बेखौफ कतार मन में आनंद की तरंग उत्पन्न करती है। अकोला से धनंजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब बात करते हैं दिल्ली में चल रहे उन्नति के उत्सव की। जी हां, जहां आईआईटी में लगे इनोवेशन के मेले में रोबोटिक बर्ड की उड़ान लोगों का दिल जीत रही है। बिल्कुल, इस रोबोटिक बर्ड के पीछे आइडिया क्या है ये तो हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आईआईटी के इस इनोवेशन मेले में नई तकनीक और नई डिवाइस के दीदार आप 2 दिनों तक कर सकते हैं। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। सत्यनारायण लाल की इस कविता में किसानों की मेहनत के बारे में बताया गया है। उनकी इसी मेहनत की बदौलत खेत में लहलहाती फसलें तैयार होती हैं, जिससे लोगों की भूख मिटती है। अक्सर खेतों में किसानों की इस मेहनत पर छोटी छोटी चिड़िया पानी फेर देती हैं। वो फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं और इसी को देखते हुए तमिलनाडु के केपीआर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने इस रोबोटिक बर्ड का निर्माण किया है, जिससे खेतों में मौजूद फसलों को पक्षियों से बचाने में मदद मिलेगी। इस रोबोटिक बर्ड को आईआईटी दिल्ली के उन्नति महोत्सव और एक्सपो में प्रदर्शित किया गया है। ये फेक रोबोटिक बर्ड को उड़ाते हैं। इनका यह दावा है कि इसको उड़ते हुए देखकर जो दूसरी ईगल्स और बड़ी बर्ड्स हैं वो आ जाती हैं, और जब वो आ जाती हैं तो बड़ी बर्ड्स को देखकर छोटी बर्ड्स जो कि खेती को नुकसान पहुंचा सकती हैं, फसल को नुकसान पहुंचा सकती हैं, वो नहीं आती हैं। इस रोबोटिक बर्ड से न केवल छोटी छोटी चिड़ियों को खेत से दूर रखने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे दूसरे कीड़े मकोड़ों से भी फसलों की सुरक्षा हो सकेगी। It is not an eco-friendly method to scare only crop-eating birds. ये कह रहे हैं कि जो सोनार वेव जनरेट करते हैं या फिर जो हम पटाखे फोड़ते हैं, उससे जो मधुमक्खियां हैं वो भी दूर हो जाती हैं। कुछ जो ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं जिनसे फसलों को फायदा पहुंचता है, वो भी उससे डरकर दूर हो जाती हैं। तो ये एक इकोलॉजिकल तरीका है कि आप जो हार्मफुल बर्ड्स हैं सिर्फ उनको दूर रख पाएं। फिलहाल बाजार में तो रोबोटिक बर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन इसे जल्द ही लॉन्च करने की योजना है। Testing is over, so maybe within 2 to 3 months we are planning to launch this product as soon as in this market.
आने वाले समय में ये रोबोटिक बर्ड किसानों को कम कीमत पर उपलब्ध होगी। इसके लिए उन्हें अभी कुछ समय इंतजार करना होगा। 1 एकड़ की खेती से अगर आपको उन छोटी बर्ड्स को भगाना है तो किसान का उस पर लगभग 60,000 रुपए महीने का खर्च हो जाता है। इनके इस रोबोटिक बर्ड की कीमत सिर्फ 25,000 रुपए होगी। हालांकि अभी ये मार्केट में नहीं है, आने वाले 2-3 महीने में ये मार्केट में अवेलेबल होगी। आईआईटी दिल्ली में 2 दिनों के उन्नति महोत्सव और एक्सपो में देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों, इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर और स्टूडेंट पहुंचे हैं, जिन्होंने यहां अपने अपने इनोवेशन और तकनीक को पेश किया। इसमें रोबोटिक बर्ड के अलावा नहीं बोल पाने वाले लोगों के लिए टॉकिंग ग्लव्स, सिंचाई में किसानों की सहूलियत के लिए स्मार्ट इरिगेशन डिवाइस, फसलों को ओलों से बचाने के लिए एंटी हेल गन, पानी में मरकरी की मात्रा का पता लगाने के लिए मरकरी सेंसर सब प्रदर्शित किए गए हैं। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मौसम अच्छा है तो फिर शेर तो एक बनता है, क्यों? वाह वाह, वेरी बोल। अरे इरशाद, चलिए तो फिर हम फरमा ही देते हैं कि ना इश्क ना कोई राय चाहिए, ना इश्क ना कोई राय चाहिए, सुहावना मौसम है तो बस चाय चाहिए। कुछ ऐसे ही अंदाज में मंडे वाला वेलकम हुआ है। वैसे मौसम विभाग की माने तो ये चाय वाला मौसम और 2 दिन रहेगा। मतलब एक मौसम, दूसरा चाय। चर्चा में खूब मजा आने वाला है। बिल्कुल, वहाँ बस एक चाय और खबरों का माहौल बन जाए, यही खासियत है हमारी चाय वाली बातों की। लेकिन फिलहाल हमारी चाय अभी खत्म हो चुकी है, लेकिन कल दोबारा हाजिर होंगे एक नई चाय के साथ। बिल्कुल, तो मस्तानी मौसम के साथ मजेदार चाय और मस्त खबरों वाला पूरा प्लेटर कल शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में।